The Teacher's Show. द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। The Teacher's Show. नमस्कार, माफी चाहता हूँ। द टीचर शो के एपिसोड 108 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ 108वें एपिसोड में बहुत ही खास शिक्षक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो बहुत अच्छे साहित्यकार हैं, बहुत अच्छे लेखक हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं, संपादक हैं और समीक्षक भी हैं। आज हम मिलेंगे दिल्ली से डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी से, जिनकी लिखी दर्जनों किताबें इस वक्त हम सबके लिए हिंदी साहित्य की सेवा के लिए उपलब्ध है। और आपका जीवन परिचय इतना लंबा चौड़ा है कि मैं अगर उसे पढ़ूंगा तो 10-15 मिनट उसी में लग जाएंगे। तो इसलिए मैं अधिक औपचारिकता न करते हुए आप सब दर्शकों का स्वागत करता हूं। हमारे साथ दिल्ली से श्री गिरीशन जोशी जी भी जुड़ चुके हैं, जो इस शो के विशेषज्ञ टिप्पणीकार हैं, CCRT के पूर्व निदेशक हैं और भारतीय संस्कृति, साहित्य और शिक्षा के चलते फिरते एनसाइक्लोपीडिया हम उन्हें कह सकते हैं। हम रोज की तरह उनसे एक सवाल सुनेंगे कार्यक्रम के शुरू में, और इस कार्यक्रम का सबसे पहले सही जवाब देने वाले को माय ऑप्टिकल्स की ओर से एक सन गॉगल उपहार स्वरूप दिया जाता है, आप सब जानते हैं। तो इससे पहले कि मैं जोशी सर के जुड़ने में थोड़ा सा भी तकनीकी बाधा है, नेटवर्क की दिक्कत है शायद उनके पास, तो मैं स्वागत कर रहा हूँ हमारे शो में जयशंकर शुक्ल साहब का। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भट्ट साहब। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका द टीचर शो के एपिसोड 108 में, और हम आपको आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे शो में आना स्वीकार किया। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट साहब, एक ऐसे मंच पर अवसर देने के लिए जो अब राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर रहा है। आपके इस प्रयास को मैं हृदय से जितना सराहूं उतना कम है। आपको बहुत बहुत बधाई सर, एक इस तरह के प्रयत्न को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले आने के लिए। सर आपका बहुत बहुत आभार, लेकिन मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि ये सब हम सबका मिला जुला प्रयास है सर। मैं केवल चेहरा हूँ जो दिखता हूँ 7 बजे रोज शाम को, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है, पूरा टीम वर्क है, और आप जैसे ऊर्जावान, आप जैसे सरस्वती पुत्रों का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। नहीं तो अगर टीचर्स कुछ कर ही नहीं रहे होते तो हम शो कैसे करते हैं। हम ये शो इसीलिए कर पा रहे हैं कि आप लोग कुछ कर पा रहे हैं। तो इसलिए मैं अक्सर अपने शो में रोज ये दोहराता हूँ कि ये सरकारी शिक्षकों का असरकारी शो है। जो ऐसे शिक्षक हैं जो सरकारी हैं लेकिन असरकारी हैं, बहुत असर है जिनका, जिनके काम का बहुत प्रभाव है, असर है, ऐसे सरकारी शिक्षकों का सरकारी शो है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ होस्ट हेमंत बिष्ट जी भी नैनीताल से जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका।
हेमंत सर कहीं अभी शायद दूसरी जगह फोन लाइन पर व्यस्त हैं, बहुत बड़े एंकर हैं, बहुत बड़े कवि भी हैं, तो बहुत सारी व्यस्तता उनकी रहती है। हेमंत सर को हम फिर लेते हैं लाइन पर। तो डॉक्टर साहब, हम सबसे पहले इस शो के शुरू में आपका स्वागत करते हुए, आप चूंकि संगम नगरी इलाहाबाद से मूल रूप से हैं और राजधानी दिल्ली में सेवा कर रहे हैं, तो आपका सर थोड़ा परिचय हम जानना चाहेंगे, आपकी बाल्यावस्था से लेकर अब तक के, और साहित्य का सफर आपका कैसा रहा, हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले गिरीश जोशी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम उनसे आपका आज का सवाल सुन लेते हैं सर, उसके बाद फिर हम आपसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। नेटवर्क की दिक्कत है मुझे लग रहा है सर, जोशी सर इनविजिबल है, देख नहीं पा रहे हैं। तो सर आपसे बातचीत शुरू करते हैं। जो मेरा सवाल था, मैं चाहूंगा कि आप उस पर हमारे दर्शकों को अवगत कराएं कि आपकी साहित्य यात्रा कैसे, कहाँ से शुरू हुई, और क्या परिवार से माहौल था या आपको खुद ही ये रुचि जगी? सर आवाज। जी, मैं ये कह रहा था सर कि आपको आवाज नहीं आ रही सर? हेलो, सुन पा रहे हैं सर? डॉक्टर हेमंत, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेमंत सर बिल्कुल सुन रहे हैं सर, आपकी आवाज आ रही है, साफ है। डॉक्टर शुक्ला जी कह रहे हैं कि वो मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। सर आप मुझे सुन पा रहे हैं शुक्ला जी? शुक्ला सर, आप हमको सुन पा रहे हैं? एक बार लीव करके जाना पड़ेगा। अच्छा, इन्होंने म्यूट कर लिया सर, खुद को म्यूट कर लिया। म्यूट कर दिया। और उन्होंने खुद को म्यूट कर लिया। सर अनम्यूट कर लीजिए खुद को। आपने म्यूट कर लिया खुद को सर। आपने म्यूट कर लिया सर खुद। जी आप बोलिए, आप बोलिए सर। कर लिया सर, कर लिया। हाँ जी, वो म्यूट हो गया था जी। जोशी सर आप सुन पा रहे हैं सर? जोशी सर नमस्कार। हेलो जोशी सर नमस्कार। जोशी सर आप मुझे सुन पा रहे हैं? गुरुजी हाँ, आप सुन पा रहा हूँ काफी देर बाद। जी सर नमस्कार। हाँ, काफी देर के बाद। जी नेटवर्क की कोई दिक्कत है मुझे लग रहा है सर। तो मैं चाहूंगा सर कि पहले हमारा आज का जो सवाल है उसका हम चर्चा कर लें। तो मैं सवाल स्क्रीन पर रख रहा हूँ सर, आप प्लीज जरा इसको पढ़ दीजिएगा। हेमंत आप भी पढ़ दीजिए सर, अगर जोशी सर मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं तो हेमंत सर आपसे अनुरोध है, आप पढ़ दीजिए। एक बार सभी दर्शकों का और हमारे सभी शिक्षक साथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे दर्शकगण और प्रतिभागी जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक प्रश्न पहले आपके स्क्रीन में फ्लैश करते हैं और उस प्रश्न का सही उत्तर जो सबसे पहले देता है उसे माया ऑप्टिकल्स की ओर से एक शानदार गिफ्ट हैम्पर दिया जाता है। वो आंखों का चश्मा उन्हें दिया जाता है। तो मैं डॉक्टर देवकीनंदन भट्ट जी ने मुझे अब आदेश किया है, क्योंकि सर की आवाज अभी क्लियर नहीं है यहाँ पे, तो प्रश्न आप मैं बोल रहा हूँ, आप सुनिएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जेल से ही इन्होंने अपने साहित्य सृजन को चोरी छिपे किया और बाहर अपने साहित्यकार मित्र को भेजा। साहित्यकार मित्र ने इन रचनाओं को एक बहुत बड़े साहित्यकार प्रकाशक के पास मुद्रण के लिए भेजा। रचनाकार का नाम छिपाने की दृष्टि से उस मित्र ने साहित्यकार प्रकाशक को एक छद्म नाम दिया, जो बाद में इसकी पहचान बन गया। हम यहाँ किन की और किस किस्से की बात कर रहे हैं, हमें आप सबसे पहले जो सही उत्तर के रूप में भेजेगा, हम माया ऑप्टिकल्स की ओर से उन्हें एक उपहार देंगे। जी डॉक्टर भट्ट जी। शायद भट्ट जी भी एक बार विलुप्त हो गए और डॉक्टर जोशी सर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सर एक बार इस क्वेश्चन को आप अपने मुखार बिंदु से बोल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश में कर दीजिएगा।
मुझे बड़ा संयोग लग रहा है कि आज हमारे बीच में एक साहित्यकार हैं और प्रश्न भी साहित्य से संबंधित है। जी तो प्रश्न ये था कि स्वतंत्रता आपको हिंदी में ही इंग्लिश में पढ़ना है? हिंदी में दे दिया? हाँ, हिंदी में दे दिया। अच्छा, ये ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ही, नाउ द क्वेश्चन इज हु इज ही रोट इन जेल, smuggled it outside to his literary friend who further transmitted these to the big and famous literary publisher. While publishing, he was given a pseudonym alias to maintain the secrecy. Who is he? And what was the incident? सर सवाल तो हुई ही है ना, व्हाट वाज द इंसिडेंट तो सवाल नहीं है सर। नहीं, who is he? हुई जी हुई। ओनली व्हाट वाज द इंसिडेंट भी था सर, उस घटना का जिक्र कीजिए भी लिखा है, एक ही बात हो गई। वो तो मैं कर दूंगा, लेकिन वो पाठकों के लिए भारी पड़ जाएगा, दर्शकों के लिए तो लंबा हो जाएगा। हाँ, लंबा हो जाएगा। स्वागत है सर। तो हम आपके बचपन से शुरू करना चाह रहे थे आपकी काव्य यात्रा, तो उस पर फिर बात करते हैं सर। जरूर सर। जी वैसे बताएं जो सर। प्रश्न आपने रखा है भट्ट साहब जी, आपका यह प्रश्न अपने आप में एक बहुत बड़े युगबोध को और उसके प्रवर्तक रचनाकार को, जिसने की तमाम विधाओं की धारा को मोड़ दिया, जिसने उपन्यास लिखा तो जीवनी नाम दिया, ऐसे व्यक्तित्व ने कोई नहीं सर। मैं नहीं बताइए सर, तो बहुत आप ही जीतेंगे। वैसे जवाब आ चुके हैं, जानेगा वही यहाँ पहुंचेगा सर। और जवाब तीन, लेकिन आप भी दीजिए जवाब सर, तो अच्छा लगेगा। क्या पता आप ही को आज का इनाम मिले। जिन्होंने भेजा वो रहे हमारे इस पूरे वांग्मय में प्रयोगवादी काव्य के प्रवर्तक, प्रतीक के संपादक, तार सप्तक के संपादक, शेखर एक जीवनी जैसे कालजयी कृति के रचनाकार, विभिन्न विधाओं में नएपन को लेकर आने वाले व्यक्तित्व और अपने समय के प्रगतिशील लेखक मंच के 1936 में लखनऊ में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले व्यक्तित्व को जोड़ करके, मैं अब भी किसी का नाम नहीं ले रहा हूं सर। नाम लीजिए सर, आप नाम लीजिए। ले लिया सर, आपने नाम ले लिया। ये नाम ले लिया आपने। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। एब्सोल्युटली राइट। और जहां तक जहां तक मैं समझता हूं, उनके उस रचना को उस रचना के आधार पर उनका नामकरण करने वाले थे मुंशी प्रेमचंद। वाह। तो सर आज का चश्मा जो है रजनीकांत जैनेन्द्र जी ने नाम रखा था। जी नहीं, जैनेन्द्र जी ने रखा था। तिहाड़ में जब थे तिहाड़ में जब थे वो चोरी छुपे भेजते थे रचनाएं बाहर जैनेन्द्र जी को, तो जैनेन्द्र जी ने उसमें से 2 कहानियां भेज दी मुंशी प्रेमचंद को, और मुंशी प्रेमचंद जी उन्होंने शुरू ही जागरण शुरू किया था, तो उन्होंने लिखा जैनेन्द्र जी को वापस कि आपकी ये रचनाओं में से एक कहानी तो मेरे को पसंद आई, एक कहानी बहुत गर्म कहानी थी, अब बहुत गर्म विद इन कोट्स है वो, दूसरी कहानी उतनी राजनीतिक नहीं थी, तो उन्होंने उसको रचनाकार का नाम क्या है, उनका मैं रचनाकार का नाम नहीं बता सकता लेकिन अज्ञेय हैं। और प्रेमचंद जी ने कहा तो अज्ञेय के नाम से छाप दूं, तो उन्होंने कहा छाप दो। और जब उसकी कॉपी अज्ञेय जी को मिली तिहाड़ में, तो बड़े वो वितृष्णा से भर गया उनका मन। उन्होंने कहा ये क्या हो गया। वो बाद में लौटे, जब जेल से बाहर आए, उनकी मुंशी प्रेमचंद जी से वार्तालाप भी हुआ, उन्होंने कहा मैंने कविताएं भी भेजी थी, तो मुंशी प्रेमचंद जी ने ये कहा कि मैं कविताओं के बारे में कुछ नहीं जानता, इसलिए मैंने कविताएं नहीं छापी। और वहां से उन्होंने अज्ञेय ने कहा कि मेरा नामकरण हो गया, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। बहुत जयशंकर शुरू आपको शत प्रणाम, आपने शुरू में ही हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अरे सर प्रणाम आपको। और एक चीज इसमें और जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि किस्से की बात आपने की है सर। जिस समय तिहाड़ में थे हमारे अज्ञेय जी, उस समय उनसे जुड़े तमाम लोगों ने तमाम तरह की ऐसी उनकी रचित सामग्री को
वो इलाहाबाद से लेकर के जितने हाँ। उस समय के साहित्य केंद्र थे, हर जगह ढूंढ ढूंढ करके एक ढूंढ-ढूंढ कर। आधार बनाया गया उनके लिए कि ये साहित्यकार हैं हाँ और इनकी रचनाएं लाक्षणिक होती हैं, हाँ ये अभिधा में मत जाइए, और वहां आधार बना उनके बाहर आने का सर। ये बात ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जी, वैसे प्रश्न आपका सर वास्तव में जहां से भी जिस व्यक्तित्व ने इस प्रश्न को सामने रखा है वो प्रणम्य है। निश्चित तौर पे आपने मानदंड स्थापित किया है सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं। हमें तो आपका सहयोग मिला, रजनीकांत शुक्ल जी का सहयोग मिला और अच्छे साहित्यकारों का सहयोग मिल रहा है, तो हम सोचते हैं कि हम अपनी इस पारी को चलाए रखें, चलायमान रखें। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके आज। जी, पूरी तरह जोशी साहब आश्वस्त करता हूं, जिस लायक जहां जैसा समझेंगे एक पांव पर खड़ा हुआ मिलूंगा आपको। ये एक शुभ कार्य है, एक पुनीत कार्य है जो निरंतर चलना चाहिए। निरंतर में कभी कोई बाधा हो, रुकावट हो तो आप मुझे याद कर लीजिएगा सर। मैं हमेशा आपको मिलूंगा वहीं जिस लायक हूं, जैसे भी हूं। अब आपने हमें दूसरा रामबाण, अब हमारे रामबाण आप बन गए। बड़प्पन सर आपका। जी सर, बताएं सर, अपनी आप यात्रा के बारे में बताएं। सर, हर व्यक्ति जो भी रचना कर्म में होता है, निश्चित तौर पे कुछ परिस्थितियां होती हैं, कुछ व्यक्तित्व होते हैं और कुछ उसके सहयोगी होते हैं। तीन चीजें होती हैं सर, और एक जो इन सब तीनों से अलग है वो है उसकी जेनेटिक होती है। मेरा अपना मानना है सर, एक साहित्यकार कुछ और नहीं करता वरन शब्दों से परिवेश निर्मित करता है। शब्दों से परिवेश निर्मित करने के क्रम में वह यह देखता है कि उसकी अपनी अनुभूति जो है वह अनुभूति अभिव्यक्ति के रूप में ऐसे आए कि दूसरे लोग तदात्मक अनुभूति से गुजर सकें। बिल्कुल। और परिवेश निर्मित करने का यह कार्य चूंकि शब्दों के माध्यम से होता है सर, एक रचनाकार के रूप में हमने जो महसूस किया उसे लेकर हमने एक परिवेश बनाया। एक पाठक के रूप में, एक आलोचक के रूप में, एक संपादक के रूप में जब उससे दूसरे लोग जुड़ते हैं तो वहां सर एक विशेष बात आती है, उनका अपना दृष्टिकोण। वो दृष्टिकोण इसके तमाम आयाम और खोल देती है। इसीलिए मेरे गुरुदेव जो साहित्यिक गुरु रहे हैं, डॉक्टर शंकरदेव औतरे, अगर आपने नाम सुना हो। क्या बात कर रहे हैं। 1944 में उनकी पहली कृति लाहौर प्रेस से छपी थी सर, और वो आदरणीय हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य थे। तो इस तरह से मैं कहीं न कहीं अपने को अपने गुरु और अपने दादा गुरु से जुड़ा हुआ पाता हूं, और उनका आशीष, उनकी कृपा अनवरत मुझ पर बरस रही है, ऐसा मुझे एहसास होता है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो औतरे जी ने एक बार ऐसे ही कहा सर कि जयशंकर, कभी अपनी लिखी हुई चीजों की व्याख्या मत करना। हमने कहा बाबूजी वो क्यों? कहे रचनाकार अगर व्याख्या करता है तो अपनी रचना को सीमित कर देता है। अगर कबीर और तुलसी ने अपनी रचनाओं की व्याख्या कर दी होती तो वो अपने समय में ही खत्म हो जाती। आज जो उन्होंने एक विस्तृत पटल दिया है समाज को, जो एक नया आयाम दिया है, वो निश्चित तौर पे अपनी रचनाओं को उन्होंने, जैसे ही हम कुछ लिखते हैं वो हमारा होता है, जैसे ही वो छपता है वो समाज का हो जाता है सर। बिल्कुल। तो वहां पर बाबूजी की बात मुझे अब तक याद है, कहे कभी अपनी कविता का, अपनी कहानी का, अपने समीक्षा का, अपने लघु कथाओं का, अपने किसी भी, मैंने साक्षात्कार भी लिए हैं सर, कहे उनको कभी भी व्याख्या करने की कोशिश मत करना या सामने वाले को बताने की कोशिश मत करना, हमने ये लिखा है। जी जी जी।
बल्कि तटस्थ होकर सामने वाले की राय सुनने का साहस रखो। वो गालियां भी दे तो अपने को तैयार रखो। तो सर वहां से वो प्रेरणा, सदप्रेरणा मुझे मिली और वही चीज मैंने जीवन में अपनाया। और आज के समय में सर मैं ये देख रहा हूं कि हम रचनाकारों में इस चीज का सर्वथा अभाव है, दुर्भाग्य से। हाँ, दुर्भाग्य से हम अपने मध्य में आलोचक नहीं पैदा कर पा रहे हैं सर। प्रायोजित आलोचनाएं आ रही हैं और वहां से फिर निकलनी शुरू हो जाती हैं। हालांकि विषय बड़ा ज्वलंत है लेकिन विवादित है सर। मैं नाम नहीं लूंगा, मुरादाबाद के एक साहित्यकार की मैंने समीक्षा की, पुस्तक की, और समीक्षा करके उन्हें भेज दी और उसके बाद 2 साल तक बोलचाल बंद रही है। फिर मैंने माफी मांगी कि आगे से मैं आपकी कोई समीक्षा नहीं करूंगा और वो मान गए सर। तो ये परिस्थिति जन्य चीजें होती हैं सर, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। बिल्कुल ठीक। लेकिन अपना श्रम लगाया, समय लगाया, धन लगा के उन्हें भेजा और उनकी नाराजगी मोल ले ली। तो ये थोड़ा सा है सर, में साहस, हमें सामर्थ्य कितना है मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन धैर्य चुक रहा है सर। और हम आरोप लगाते हैं नई पीढ़ी पर। नई पीढ़ी के लिए हम जैसी जमीन तैयार करेंगे आदरणीय, वो पीढ़ी उसी रूप में हमें हमारी परिस्थितियों के अनुसार हमें वापस देगा, ऐसा मेरा मानना है सर। बिल्कुल ठीक। वो ये कहते हैं ना कि यदि नींव में ईंट टेढ़ी हो गई तो वो दीवार को जन्नत तक उठाओ, वो टेढ़ी जाएगी। बिल्कुल सर जी। तो सर वो आपकी जो साहित्य यात्रा के बारे में हम बात शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन वो बात गे से और कई जगह घूम फिर के कहीं और चले गई। तो सर आपने अपने गुरुजी के बारे में बताया, तो उसके बाद फिर आगे कहानी सर पहला जो आपका जो साहित्यिक कृति थी वो क्या थी? क्योंकि आप तो हरफनमौला है, साहित्य की कोई विधा आपने छोड़ी नहीं है सर। रेडियो है, दूरदर्शन है, कविता है, समीक्षा है, कहानी है, मुझे नाटक शायद कहीं पर मिसिंग लग रहा था, लेकिन अदरवाइज आपने सभी कुछ सब जगह हाथ आजमाया है। तो सबसे पहले क्या लिखा सर? लेकिन अभी एकांकी जी। तो शुरुआत कहाँ से हुई सर? हाँ, शुरुआत ही बता रहा हूँ सर। हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लोग, पहले तो उत्तर प्रदेश कहने से ही काम चल जाता था, लेकिन अब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लोग हम अपने उस दौर में जाते हैं सर जब गर्मी की छुट्टियों में रिश्ते जीवित हुआ करते थे और हम किसी न किसी रिश्तेदार के यहाँ 1 महीने 2 महीने के लिए चले जाते थे। मामा के यहाँ, मौसा के यहाँ, फूफा के यहाँ, चाचा के यहाँ, दादा के यहाँ। अब तो इनमें से बहुत सारे रिश्ते विलुप्त हो गए हैं सर। तो उस दौर में क्या था सर कि 11वीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद 1986 में मेरे मामा का घर मेरे घर से 16 किलोमीटर दूर है। बीच में गंगा नदी बहती है, पार करके जाना होता है, उनके यहाँ जाना हुआ सर। और वहां मैंने स्वांतः सुखाए, दोपहर बहुत बड़ी होती थी और सारे लोग, कोई सो जाता था, कोई ताश खेलता था, कोई कुछ करता था, वो समय था अलग तरह का सर। तो मेरे मन से ये आया कि कुछ चीजें मेरे अंदर चल रही थी उस समय, उसे लिखा जाए। और उस समय मैंने अधूरा सच, नामकरण अब हुआ है सर, एक उपन्यास लिखा था और 1986 में लिखने के बाद उसे सहेजे रहा। प्रकाशन क्रम में वो रचना मेरी पहली नहीं है सर, लेकिन मुझे ये लगता था कि ये कुछ काम की चीज है। मुझे ये भी पता नहीं मैंने क्या लिख डाला है, मैं ये भी नहीं जानता था इसमें वो शिल्प है कि नहीं, मेरे कथ्य सुगठित है कि नहीं, कहीं ये आकार ठीक से ले पा रहे हैं कि नहीं, इनमें वो सारी संभावनाएं हैं कि नहीं, मैं नहीं जानता था सर। लेकिन प्रथम रचना, प्रथम कृति मेरी उपन्यास थी, अधूरा सच उपन्यास। और जब भी यहाँ दिल्ली में मैं 1997 में आया तो घर से, मैं इलाहाबाद का रहने वाला हूँ सर, घर से उसे लाया। और जब यहाँ किराए पर रहते थे, कमरा बदलते थे, तो हमारे परिवार वाले कहते थे तुम अपनी किताबें संभाल लो, बाकी सामान हम संभाल लेंगे। उन्हें ये पता होता था सर कि
कि मैं किताबों के प्रति मेरी दीवानगी इतनी है, कोई घर के जेवर अगर चले जा रहे हैं तो कोई बात नहीं, जेवरों से ज्यादा प्रिय मुझे मेरी किताबें थी। और आपको आश्चर्य होगा, 8 किताबें प्रकाशित होने के बाद जब थोड़ा सा लोगों ने जान लिया प्रकाशकों ने, तो एक प्रकाशक दरियागंज के हैं सर, के प्रकाशन, आदरणीय देवेंद्र जी, तो उन्होंने कहा शुक्ल जी गद्य दीजिए। और वो ये वही दौर था जब आदरणीय देवेंद्र शर्मा इंद्र के साथ मेरा उठना बैठना आना जाना था, डॉक्टर हरदयाल के पास आना जाना था, नरेंद्र कोहली से मिलना था, और अजीत कुमार जी से बैठक हुआ करती थी मेरी। इन सबके चरणों में बैठकर आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मुझे मिला है। तो मुझे आदरणीय दादा देवेंद्र शर्मा इंद्र ने कहा कि शुक्ल गद्य लिखो, गद्य का युग है, गद्य बिक रहा है। जब तुम्हारे अंदर गद्य लिखने की संभावना है, जबरदस्ती कवि क्यों बनना चाहते? आज ये हम सब साहित्यकारों की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई है, हम कवि बनना चाहते हैं, भले ही जोड़ तोड़ से बन जाए। और उनकी बात मैंने ध्यान दी सर, और जब प्रकाशक महोदय ने कहा कि आपने क्या कुछ गद्य भी लिखा है, मैंने कहा हाँ लिखा तो है, लेकिन क्या लिखा है मैं नहीं जानता। क्या ये क्या बात हुई? ले आओ, हम अपने एक्सपर्ट से दिखवाते हैं, एडिटोरियल बोर्ड में रखते हैं। उन्होंने सर एडिटोरियल बोर्ड में रखी थी, जो टिप्पणियां आई 3 टिप्पणी थी सर। सबसे पहली टिप्पणी कि यह कृति आज के समय के अनुसार नहीं है। इसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट को साइकिल से चलते दिखाया गया है। आज के समय में कौन सा चार्टर्ड अकाउंटेंट साइकिल से चल रहा है, ये बताइए। दूसरी बात, बहुत सारी तथ्यात्मक चीजें जो आज 2016 में हैं, वो इस किताब से नदारत है। और तीसरी बात भी कि इसमें कुछ शैल्पिक सौष्ठों की कमी है। और इस टिप्पणी के साथ उन्होंने मेरी पांडुलिपि मुझे लौटा दी। मैंने कहा अब मैं क्या करूं, क्योंकि एक चुनौती बन गई सर। कोई बात समाज में आए तो वो सीधे हम पर लगती है, यहां भी लगती है, यहां भी लगती है। मैंने देवेंद्र जी से कहा अब मैं क्या करूं, आपने तो मुझे फंसा दिया। तो कहे देखिए फंसाया मैंने है, निकालूंगा भी मैं, और ये कृति आपकी छपेगी, आप अद्यतन कर दीजिए। तो हमने कहा फिर से लिखूं? तो कहे नहीं, टेक्नोलॉजी का युग है, फिर से मत लिखिए, मैं इसको टाइप कराता हूं, आप इसको एडिट कर देना। तो मैंने कहा मेरे सामर्थ्य में अगर इतनी योग्यता होती तो एडिट करने की जरूरत क्यों पड़ती? तो कहे यार आपका कुछ नहीं हो सकता, कोई साहित्यकार इस तरह से नहीं बोलता जैसे आप बोल रहे हो। तो हमने कहा नहीं सर, यहाँ मैं साहित्यकार अगर बन जाऊंगा तो इस कृति के द्वारा जो मेरी बेइज्जती होगी आने वाले दिनों में, और इसी को उठा के आलोचक मेरा सर फोड़ देंगे। तो प्लीज मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। तो मेरी स्थिति यह है कि मैं इसे नहीं सुधार सकता। तो उन्होंने कहा कि आप कुछ बड़े साहित्यकारों को जानते हो? तो मैंने 1-2 नाम लिया, जो नाम आपके सामने लिया। तो उन्होंने नरेंद्र कोहली जी का नाम सुझाया कि अगर वो आपको समय दे सके तो एक बार मिल लीजिए। तो हम कहा समय देने की बात कर रहे हैं, अभी फोन करता हूं। मैंने वहीं बैठे बैठे फोन कर दिया। तो वो कहे हाँ महाराज बोलिए क्या काम है। तो हम कहा सर काम होगा तभी मैं आपको फोन करूंगा। कह अरे इस भीड़ भाड़ के माहौल में हमें मालूम है, और हम औपचारिकता पे ना आए, सीधे काम पे आ जाए। हम कहा सर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा मिलने का कारण बता देंगे तो मिलने में ज्यादा सुखद अनुभूति होगी, नहीं तो मैं भी टेंशन में रहूंगा, आप भी रहेंगे। तो मैंने वो सारी घटना उनको बता दी जो आपको बताई। तो उन्होंने कहा अगर मैं यही आपकी परेशानी सॉल्व कर दूं, समस्या समाधान पर ले जाऊं, तो मिलने से माफ कर देंगे। हम कहा सर सीधे कह दीजिए आप मिलना नहीं चाहते ना। तो कहे आपका उद्देश्य मुझसे मिलना है या अपनी समस्या समाधान? हमने कहा समस्या समाधान। तो कहे अपने उपन्यास के भूमिका में एक लाइन लिख दीजिए कि यह कृति मेरे विद्यार्थी जीवन में 1986 में लिखी गई, और सारी किताब ऐसे ही जाने दीजिए। जो शिल्प सैष्ठव है वो आपकी विशेषता है, जो आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को साइकिल से चलवाया है वो आपकी ईमानदारी है, और जो आपने जगह जगह परिवेशगत जो कमियां दिख रही है वही आपकी ताकत है। और उन्होंने एक उदाहरण दिया कि एक मुशायरे में निदा फाजली जी बैठे थे,
और रचनाकार ने रचना पढ़ी तो एक शेर को लेकर वहां बैठे हुए दूसरे निर्णायक ने कहा कि अगर इसमें यह सुधार कर दिया जाए तो ये रचना निदा फाजली के टक्कर की हो जाएगी। निदा फाजली ने वहां पर विरोध किया कि यही अंतर तुम मत कर देना, नहीं तुम्हारी पहचान खो जाएगी, ये रचना मेरी हो जाएगी। तो अपनी पहचान अगर हमारी कमियों से बन रही है सर, तो वो स्टेप है, वो पद है, सोपान है ऊपर जाने के। पहले ही सर्वश्रेष्ठ हो गए तो खत्म हो गया, छत तोड़ के ऊपर नहीं जा सकते, जमीन तोड़ के नीचे नहीं जा सकते, निचाई और ऊंचाई दोनों की सीमा निश्चित है सर। आपके एक मित्र है रजनीकांत शुक्ला जी, वो कह रहे हैं कि जयशंकर जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, दिल्ली के ही शिक्षक हैं, शो में भी आए थे रजनीकांत शुक्ला जी, जानते हैं वो मित्र भी है, बड़े भाई भी है, हमारे पारिवारिक संबंध भी है और हम एक साथ एक ही विभाग में एक ही विषय के अध्यापक हैं जी। और आपके दूसरे जो मित्र हैं राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी, वो कह रहे हैं कि शुक्ला जी बहुत अच्छे नवगीतकार हैं, निवेदन रहेगा नवगीत सुनने का। तो सर आप तो इतने अच्छे किस्सागो हैं कि अगर हम आपके किस्से 3 दिन तक सुनते रहे तो वो किस्से आपके खत्म नहीं होंगे, लेकिन हमारे शो का समय बड़ा सीमित है तो हम आपको मुद्दे की ओर लाना चाहते हैं, आपके बीच में किस्से भी सुनेंगे। तो साहित्य की ओर लाना चाहते हैं। आपके लगभग 10 काव्य संकलन प्रकाशित हुए हैं और कुल मिला के कहानियां कविताओं की बात किया तो 30 से अधिक किताबें आपकी निकली हैं सर। पहला सवाल तो मेरा है कि इतना कब लिख लेते हैं और कैसे लिख लेते हैं, और उसके बाद फिर सर एक नवगीत जैसा कि उपाध्याय जी का आदेश है वो हम सुनना चाहेंगे। बिल्कुल सर, आपके सारे आदेश सर माथे पर। सबसे पहले कैसे लिख ले जी सर, कैसे लिख लेते हैं का जवाब यह है कि साहित्य रचना एक सात्विक व्यसन है। हो सकता है आप मुझसे सहमत न हो, लेकिन मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, मेरे लिए यह सात्विक व्यसन है। 24 घंटे मैं समाज कार्य में होता हूं, लेकिन रात मेरी अपनी है सर, और वो मेरे लिए अपने तरह से अपने जीवन को चलाने का एक अवसर देता है सर। और एक बात बताऊं सर, रचना लिखी नहीं जाती, रचना उतरती है। हमारे एक मित्र कहने लगे हम पर तो उतरती नहीं भाई। तो हमने कहा कभी हवाई जहाज को खेतों में या पानी में उतरते देखा है? वो वहीं उतरती जहां उसके उतरने लायक माकूल जगह होती है। तो ये उर्वरा जो भूमि बनी है, इस पर वो रचना उतरती है सर। एक गीत 2 मिनट में लिखा जाता है, लेकिन 1 महीने की सोच से उसका आकार बनता है सर। कोई मुखड़ा दिमाग में आता है ना, तुम एक दिमाग फिर, इसीलिए साहित्यकार अलहदा होता है सर। समाज ने कहा है साहित्यकार को मत छेड़ो, उसे उसकी जिंदगी और उसके तरीके से जीने दो। ये इसीलिए मूडी होते हैं, इन्हें संभालना बड़ा कठिन होता है। आप तो देख रहे हैं आदरणीय, तो मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ, आप चाहे तो इसे जब चाहे उपयोग में भी ला सकते हैं सर। सीधी सीधी बात ये है सर कि साहित्यकार को, जैसे एक कहानी है सर, एक छोटी सी बात मैं बताऊं सर। मैं लघुकथाकार हूं, मैंने 68 लघुकथाएं लिखी हैं सर। वो दरख्ती शिलाएं के नाम से 2014 में प्रकाशित हुई एक्सिस पब्लिकेशन से। जब वो छपने को जा रही थी तो कुछ पेज कम हुए, फर्मा कम हो रहा था, तो उन्होंने कहा आपकी रचनाएं कम हो रही हैं। तो आपने कहा फिर, तो कहा कुछ दिन में लिख के भिजवा दीजिए। हम कहा दिन में क्यों, आप अपना एक कोना दीजिए, एक कागज दीजिए, पेन दीजिए, अभी लिख कर देता हूँ। तो सर हंसने लगे, कहे भाई ये चलिए अच्छा ठीक है बैठ जाइए। अब उन्होंने बड़ी आदर सत्कार की, चाय भी पिलाया, पानी भी पिलाया, और मैंने 4 लघुकथाएं वहीं लिख कर दे दी। तो उन्होंने कहा गलती सही होगी तब। हमने कहा प्रूफ तो मुझी से करवाएंगे ना, प्रूफ जो है, और जब प्रूफ मेरे पास आएगा तो उसका परिवर्तन क्या सही करना है। आवाज नेटवर्क की दिक्कत लग रही है, आवाज चले नहीं सर। तो आपका जो प्रथम प्रश्न है सर, उसका जवाब मैं समझता हूं कि कुछ हद तक मैंने परिवेश बनाया है, सीधा जवाब नहीं दिया है सर। आप इसमें से मन माफिक जवाब ढूंढ सकते हैं सर।
क्या बात है। तो आप तो सर हमने तो संजीवनी रचनाकार बूटी आपने आदरणीय राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी का नाम लिया सर। हमने सर संजीवनी बूटी राजेंद्र मांगी प्रसाद थी उपाध्याय मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं सर कई मामलों में जी। वो मेरे बड़े हैं सर, ऐसे बड़े हैं, उनका दुलार, उनका पुचकार, उनके अपनत्व और निजत्व। और एक बात और उनसे जुड़ी हुई बता दूं सर, वो वीआरएस ले रहे थे तो सारी दुनिया उन्हें समझाने पर लगी थी कि वीआरएस मत लो। समझ रहे हैं सर? अकेला व्यक्ति मैं था जो इस निर्णय में उनके साथ खड़ा था कि आप ठीक कर रहे हो, अपने ढंग से जीना है जिंदगी सर, अपने ढंग से जीजिए। और मुझे याद है उपाध्याय साहब का जब फाइनल हो रहा था सर, मैं 5 साल से हेडक्वार्टर में ही बैठ रहा हूँ और जितना दिल्ली सरकार के नए इनिशिएटिव हो रहे हैं उसमें मैं रिसर्च और डेवलपमेंट विंग में हूँ। रजनीकांत जी ने भी बताया होगा, 2 बार मैं सिंगापुर जा चुका सर, और एसर के साथ अब ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और ये सारा दिल्ली सरकार के द्वारा होता है सर। सरकारी माध्यम से हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे ले रहे हैं, कई जगह दिल्ली का प्रतिनिधित्व करना होता है सर। तो जब उपाध्याय जी का फाइनल जिस दिन हुआ था, मुझे आज तक याद है, हमने और हमारे बड़े भैया ने एक ही थाली में हम लोग खाना खाए थे कैंटीन में जाकर। हालांकि अब तो कोरोना काल में कैंटीन बंद है। मैंने कहा दादा ऐसे नहीं चलेगा, आप जा रहे हो तो हम कैसे रहेंगे, एक तो ऐसी याद देकर जाओ। और देखिए कितनी बड़ी बात है, आज उन्हीं के द्वारा उपलब्ध कराए गए मंच पर मैं उनके बड़प्पन को अपने स्वरों से आवाज दे पा रहा हूं। इससे बढ़ के मेरा सौभाग्य क्या होगा आदरणीय? ये मेरे लिए कितने सौभाग्य की बात है। और आज यही खो रहा है सर। व्यक्ति अहम ब्रह्मास्मि से इतना ढक गया है कि उसके सामने उसके पिता भी आ जाएं तो उनका भी गुरु बनने को तैयार। गुरुडम जो है, मेरे समझ से सर ये थोड़ा सा हमें बचना चाहिए। कोई तो शुरुआत करेगा। अरे किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, एक भी व्यक्ति को अच्छा लगा तो मेरा अपना प्रयास सफल हो गया भट्ट साहब। बाकी जी बिल्कुल। कुर्सियों का इस्तकबाल करना, कुर्सियों का सम्मान करना, कुर्सियों की चापलूसी करनी, कुर्सियों के लिए चुगलखोरी करनी, ये सब थोड़ा सा कम आता है सर। और इसके लिए हमेशा तरह तरह से प्रताड़ित भी होता रहा हूं, लेकिन छूटती नहीं, क्योंकि जिस दिन छूट जाएगी रचनात्मकता मर जाएगी सर। फिर प्रशस्ति वाचन ही बचेगा। और प्रशस्ति वाचन करने वाले आपको बताऊं, प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान के कुलपति महोदय, उन्होंने कालिदास काल के 452 कवियों को ढूंढा सर। आप कल्पना करिए कालिदास के समय के कितने कवियों को हम जानते हैं। ये एक उदाहरण है सर। कितने भी कवि हम हो, समय किसे जानेगा। कालिदास को, दंडी को, बाण को, मम्मट को आज भी लोग जानते हैं। क्यों जानते हैं सर? क्योंकि उन्होंने समाज को नई दिशा दी। अपने खुद की सुविधा के लिए तंत्र का प्रयोग नहीं किया। आज स्थितियां कुछ भिन्न है आदरणीय। प्लीज सर, मैं ये आपसे अनुरोध कर रहा था कि हमने संजीवनी बूटी मांगी और आप पूरा हिमालय लेके आ गए सर। तो हमें संजीवनी बूटी हमारा नवगीत सुना दीजिए सर। जी भट्ट जी, आवाज आ रही सर? आ रही सर, आ रही। आवाज आ रही है? आ रही सर, आ रही। हाँ सर, आपकी आवाज पता नहीं क्यों नहीं आ रही है सर। एक बार बाकी लोग सर, बाकी जोशी सर और हेमंत सर से पूछ लेते हैं। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आ रही है। 1 मिनट सर, मैं जरा सा देखता हूँ आवाज क्यों नहीं आ रही है। आपकी आवाज पूरी आ रही है, आप बोलिए सर, हम सुन पा रहे हैं आपको अच्छे से। आप बोलते रहिए। हाँ जी जी, आप बोलते रहिए सर। तो हम वो जी मेरी बात सुन पाए सर आप? अब सुन पा रहा हूँ सर। थोड़ी देर पहले सर मैं फिर से निवेदित कर लेता हूँ, एक बार सर फिर से माफी के साथ निवेदित कर लेता हूँ। सर हमने तो कहा था कि
आप हमें संजीवनी बूटी लाके दीजिए साहित्य की, और आप पूरा हिमालय उठा लाए, तो हमें तो छांटेंगे तो हमारे शो का टाइम निकल जाएगा बूटी छांटने में। तो सर आपका जो आदरणीय नवगीत का जो अनुरोध है उपाध्याय जी का, सबसे पहले हम चाहेंगे कि वो सुन लें, क्योंकि शो के 40 जी। मिनट हो चुके हैं और एक कवि और साहित्यकार हमारे बीच में है, लेकिन उनकी रचना अभी तक हम एक भी नहीं सुन पाए हैं, संस्मरण सुनने लगा था। जी ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूं आपके समक्ष आपकी स्वागत है। पसंद की एक रचना रखने के लिए। थोड़ा कैमरा नीचे कर लीजिए सर, आपका चेहरा पूरा नहीं दिख पा रहा है। अच्छा थोड़ा सर, आगे आ जाइए। जी जी, थोड़ा आगे आ जाइए सर। जी सर। जी अब ठीक है जी, सर। हम आपको देखते हुए सुनना चाहते हैं सर हम, ताकि अच्छे से महसूस कर सके। मेरी कोशिश होगी सर कि जी। मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतर सकूं। सर तहत में पढ़ूं या तरन्नुम में? सर तरन्नुम दोनों तरन्नुम में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। वो तुम्हारा प्यार अब तक जो कहीं लहरा रहा था, गीत मेरा बस वहीं से गुनगुना कर आ रहा था। इस जगत में तुम यहाँ पर, इस जगत में तुम यहाँ पर, उस जगत में तुम वहाँ पर, जिंदगी की साधना में रंग भरती तुम यहाँ पर। इस जगत का सत्य ही तो, इस जगत का सत्य ही तो बस तुम्हें दुलरा रहा है। वो तुम्हारा प्यार अब तक जो कहीं लहरा रहा है। अंतरा है सर। है यहाँ क्या चेतना में, है यहाँ क्या चेतना में, बस तुम्हारे ही सिवा कुछ दूर तक कोई नहीं है, दूर तक कोई नहीं है। चांद तारों के सिवा कुछ इस धरा का धूली पथ, अब इस धरा का धूली पथ अब क्यों मुझे घबरा रहा है। वो तुम्हारा प्यार अब तक जो कहीं लहरा रहा था, मैं यहाँ क्या रह गया हूँ, मैं यहाँ क्या रह गया हूँ। कुछ नहीं मुझको खबर है, मैं यहाँ क्या रह गया हूँ। कुछ नहीं मुझको खबर है, मैं कहाँ अब जा रहा हूँ। कौन सी मेरी डगर है, वक्त भी सहमा हुआ था, वक्त भी सहमा हुआ था, घड़ी मुरझा रहा है। वो तुम्हारा प्यार अब तक जो कहीं लहरा रहा है, बस
वहीं से गीत मेरा गुनगुना कर आ रहा है। क्या बात है, क्या बात, आपकी फरमाइश, आपकी नजर। क्या बात, बहुत सुंदर। सर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था सर, कि पुरातन मूल्यों की टूटती जो श्रृंखलाएं हैं जी और नए सांस्कृतिक मूल्य जिनको हम कहते हैं, नए सांस्कृतिक मूल्य जी के जी पैदा होने की बेचैनी से भरे इस समाज में साहित्य की स्थिति बड़ी विषम है। जी आचार्य हरजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक लेख में पूछा था, क्योंकि जब उन्होंने समाज की उनकी विचलता को देखा तो उन्होंने कहा, क्योंकि समाज चिंतित है, लेकिन वो कहते हैं कि साहित्य में हम क्या परोसना चाहते हैं, रोड मैप क्या है। तो हमें तो नहीं लगता कि आचार्य द्विवेदी जी की तरह आज कोई इतना बड़ा चिंतक या बड़ा वो है वो खुल के इस प्रश्न को पूछे, क्योंकि आप उनके शिष्य के शिष्य रहे हैं। आपके विचार इस विषय में क्या हैं? सर, बहुत ही अच्छा प्रश्न और समीचीन प्रश्न किया है आपने सर। लेकिन मूल्यों की बात करेंगे तो मूल्यों के साथ इसके 3 एस्पेक्ट और जुड़ते हैं सर। सबसे पहले तो आदरणीय गुरुदेव को आपने कोट किया, दादा गुरु को मैं आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस प्रश्न का अपने सामर्थ्य के अनुरूप उत्तर देने का प्रयत्न करता हूं। मूल्य की बात जब करते हैं सर, तो मूल्य के साथ मान्यताएं जुड़ती हैं, विश्वास जुड़ते हैं और आदर्श जुड़ता है। ये सापेक्षिक शब्द है सर। अकेले इसका हम प्रयोग अगर कहीं करते हैं तो बहुत कुछ छूटता है, ऐसा मेरा मत है। बिल्कुल ठीक। मूल्य, मान्यता, आदर्श एवं विश्वास, जब तक ये चारों बातें नहीं आएंगी, ये संस्कृति के 4 स्तंभ हैं सर। आपने पुरातन की बात की सर। पुरातन काल में हमारे मूल्य जो है वो हमारे आदर्श, हमारे विश्वास और हमारी मान्यताओं के अनुसार चलते थे। आज भी वही स्थिति है सर। ये जो हमारे अंदर जनरेशन गैप और इंफॉर्मेशन गैप आया है सर, तब की स्थिति क्या थी, अब की स्थिति क्या है, उस समय की स्थितियों में जो चीजें समीचीन थी सर, हमारे मूल्य वहां निर्धारित होते थे सर। आज के दौर में मूल्य भी परिवर्तित हो रहे हैं सर। विवाह और परिवार नामक संस्थाएं खतरे में है आदरणीय। आज व्यक्ति में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो विवाह करके जी सके। वो तात्कालिक व्यवस्था चाहता है। यह तात्कालिक व्यवस्था हमारे मूल्यों का क्षरण कर रही है सर। और हम जो चाह रहे हैं इसको 50 साल से जी रहे लोग ऊब करके वहां से निकलकर हमारे पिछले को पकड़ रहे हैं। हमारे आगे वाले उनके आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ये मुश्किल है सर। इस मुश्किल से जितनी जल्दी हम निकल पाए उतना अच्छा होगा। परिवर्तन हमेशा पीढ़ियां करती है सर। हमारी नई पीढ़ी तुरंत ही सब कुछ पाने के चक्कर में सब कुछ खो रही है। आदरणीय विश्व साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं जी। अंदर हमेशा कुलबुलाता रहा है। आपने श्रद्धेय नरेंद्र कोहली जी का नाम लिया। जी सर। तो उनकी राम कथा आधुनिक संदर्भ में हमने पढ़ी, बहुत अच्छी लगती है। जैसे अहिल्या का शिला होना, उन्होंने जड़वत होना, बहुत अच्छी तरीके से डिप्रेशन की स्थिति बताई। हनुमान जी को उन्होंने युवा एक समाज सेवी के रूप में रखा, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आधुनिक संदर्भ में मैंने कई लेखकों को, भट्ट जी भी जानते हैं, कई नाट्यकर्मियों को देखा कि वो कृष्ण का एक विद्रूप रूप दिखा देते हैं। वो नंद जी को एक अलग किस्म का ग्राम प्रधान टाइप का दिखा देते हैं। भट्ट जी भी समझ रहे मेरे संकेत को। क्या लंका में आतंकवादी भी बता देते हैं जी? तो क्या ये आपकी नजरों में न्याय संगत है? देखिए आदरणीय, आपका प्रश्न पूरा हो गया या आप बताएंगे क्या ये न्याय संगत है? जी। मैं अभी जो बात आदरणीय जोशी जी ने कही ना सर, ये वहीं से जुड़ती है बात। हम अपने
बिल्कुल बिल्कुल, तभी हम मुझे याद अपने आया था। क्षणिक लोभ में इतना ज्यादा डूब गए जी। हैं कि हम अपने पिता को भी पिता मानने से इनकार कर देते। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं ये आपके मुंह से सुनना चाहता था। और इसमें और चीजें जुड़ती हैं। आपके पास समय बहुत कम है सर, और मेरे पास सामग्री बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में मैं आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आपका प्रश्न जो जी। है बिष्ट साहब इतना समीचीन है। हम नरेंद्र जी। कोहली को उनका वो स्थान इसलिए नहीं दे पाए कि उन्होंने हमारे पूरा आख्यानों को नवीन संदर्भों में व्याख्यायित किया है। जी। खेमे और खांचे की बातें हैं सर, बहुत दूर तक बातें जाएंगी। आपके सामने बैठा हुआ जयशंकर शुक्ल 6 उपन्यास 13 कहानी संग्रह, हर विधा में हाथ आजमाने के बाद भी आज हाशिए पर बैठा हुआ है, क्योंकि ये किसी खेमे का नहीं हो पाया। ये चीजें हर जगह आ रही हैं सर, और हमारी मजबूरी है कि हम मूक बन के उसे देख रहे हैं, क्योंकि हम बोल नहीं पा रहे हैं। निरंतर हमारा नुकसान होता जा रहा है। न्याय संगत या समय संगत या अर्थ संगत या व्यक्ति संगत, ये संगतता 4 रूप में है। हमने व्यक्ति संगतता में इन तीनों को जोड़ दिया। अपने खुद के क्षणिक लाभ के लिए, लोभ के लिए हम अपने पारिवारिक मूल्यों को ही नहीं, अपने सांस्कृतिक मूल्यों को भी निरंतर न केवल अवहेलित कर रहे हैं, बल्कि उन्हें तिरस्कृत भी कर रहे हैं, उन्हें तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। और पता नहीं हम अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे अगर हम अपने एक कुल परंपरा में हैं, तो हम अपने को सही करने के चक्कर में हमारे पिताजी कैसे गलत हो गए। अगर हमारे पिताजी धोती बांधते हैं, कुर्ता पहनते हैं, पुराने तौर तरीके के हैं, तो क्या हम नया पिताजी ले आएंगे क्या? बहुत बड़े लेकिन सर नरेंद्र को मजबूती के साथ कहता हूं कि आजकल पिता एक्सचेंज हो रहे हैं, बाप एक्सचेंज हो रहे हैं सर। इशारा समझते हो तो समझ लीजिए, मुझे कोई डर नहीं है, कोई किसी की मृतिका पर नहीं पड़ रहा। लेकिन सर 30 सेकंड लूंगा, केवल 30 सेकंड। सर कोहली साहब ने तो इतना मनोवैज्ञानिक उसका जो चरित्र हमको दिखाया है, वो इतना अच्छा लगता है, अद्भुत लगता है। हम 100% विश्वास करते हैं उन पात्रों पे। मेरा मतलब उन नए नाट्यकर्मियों से है, नए नाटककारों से है, जो आधुनिकता की होड़ में कृष्ण के चरित्र को तक बदल देते हैं और पुरातन चरित्रों को बदल करके आधुनिक संदर्भों में इन चरित्रों के साथ कंपेयर करते। मैं उनसे कह रहा था, नरेंद्र कोहली जी तो पूज्य हैं और उनके तो हम भक्त हैं। बिल्कुल नरेंद्र कोहली जी आज के वेद व्यास हैं, बिल्कुल। ये मेरा स्टेट, बहुत विवेकानंद पर लिखा हुआ, कृष्ण पर लिखा हुआ, राम पर लिखा हुआ, वो कलयुग के वेद व्यास हैं। बहुत सुंदर। दूसरी बात जहां आप इशारा कर रहे हैं सर, ये शुरू हुआ था 1936 से। 35 में फ्रांस में हुई थी प्रगतिशील लेखक संघ की बैठक, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के अध्यक्षता में, और 36 में लखनऊ में हुई थी मुंशी प्रेमचंद की अध्यक्षता में। और उस समय छायावाद का उत्तर हिस्सा चल रहा था, और हमारे देश के कुछ तथाकथित साहित्यकारों ने भारतीय वांग्मय को विश्व वांग्मय से जोड़ने की जल्दबाजी में ऐसे निर्णय लिए जिसको हम आज तक भूल रहे हैं। बहुत बड़ा विषय है सर, इसी पर 4 घंटे बात होगी। आप अगर इशारा मुझे आपने संतुष्ट किया सर, मुझे संतुष्ट कर दिया मुझे आपने संतुष्ट कर दिया सर, प्रणाम आपको। बिल्कुल भट्ट जी। अरे प्रणाम आपको साहब, ये प्रश्न बड़े समीचीन है, इसका उत्तर हर किसी के बस का नहीं है। युगबोध में जाना होगा सर। छायावाद के बाद प्रगतिशील, प्रयोगवादी, फिर नई कविता, साठोत्तरी, समकालीन, जगदीश गुप्त से लेकर रामस्वरूप चतुर्वेदी से लेकर के सबको खंगालना होगा सर। और इसमें ये जब समय निर्णय करेगा ना सर, बहुत सारे चेहरे से नकाब उतर जाएंगे सर। आदरणीय जय जी को मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन कहीं न कहीं खेमे और खांचे में उनको भी आना पड़ा है सर। हम व्यक्ति नहीं कृतित्व पर जाते हैं। और एक बार रघुवीर साहब से पूछा भी गया था कि आप इतना कैसे लिख लेते हैं, तो आपने मुझसे पूछा भट्ट साहब, उन्होंने क्या कहा मालूम है? कहा लिखता नहीं, मुझसे लिखवा लिया जाता है।
कहे मानिए आप तो सामने हैं, साहित्य के शीर्ष पर हैं, और जब सारा का सारा साहित्य का अमला आपसे ही लिखवाएगा, हमारी अगली पीढ़ी का क्या होगा? बहुत सारे लोग आजकल विश्वविद्यालयों में डिलीट कराना इसलिए बंद कर दिया गया है कि तथाकथित बड़े बड़े प्रोफेसरों की स्थिति नीचे की तरफ ना आ जाए। कॉपी पेस्ट का इतना प्रचलन, बहुत कुछ ऐसा है सर, बहुत कुछ भरा हुआ है, प्लीज। लेकिन हाँ, उन्होंने कहा था कि तोड़ो कहा तोड़ो, मैं कह रहा हूँ छोड़ो कहा छोड़ो, तो उसको छोड़ते हैं सर नरेंद्र कोहली जी को और बाकी लोग। तो आपकी बात करते हैं सर, आपके कृतित्व पर आते हैं, आपके व्यक्तित्व पर आते हैं और आपकी रचना धर्मिता पर आते हैं। आपने इन विधाओं में लिखा सर, तो इसमें जो बाकी साहित्यकार बहुत सारे हैं जो कविता, कहानियां, नाटक लिखते हैं, लेकिन आपकी जो एक अलग धारा है उस पर हम थोड़ा पहले बात करते हैं। वो समालोचना की धारा है, और उस पर आपने शुरुआत में भी कहा था कि आपने एक समालोचना कर दी तो बोलचाल बंद हो गई कई लंबे समय तक। तो समालोचक, किसी को समालोचक बनना हो सर, किसी को समालोचक बनना हो तो उसके लिए क्या क्या खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए सर? नए साहित्यकार थोड़ा सा इससे सीखेंगे, थोड़ा बताइएगा सर। आदरणीय भट्ट साहब, जब भी कभी आप किसी मार्ग पर चलते हैं ना, तो उस मार्ग के लिए अपनी जानकारी बढ़ाते हैं और मार्ग में उपयोग में आने वाला पाथेय लेकर चलते हैं। भूख लगेगी तो क्या खाएंगे, प्यास लगेगी तो क्या पिएंगे। ये पाथेय है, उपकरण, टूल्स, आलोचना के टूल्स, और रास्ता है हमसे पूर्व आलोचकों ने क्या लिखा है। दो चीजें हैं सर। एक और बात, आप आलोचना शब्द का प्रयोग कर रहे हैं सर, मैं समालोचना शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, तो अंतर भी बताते चलिए सर। बिना आलोचना पर आए समालोचना तक हम नहीं पहुंच सकते सर, ये सापेक्षिक शब्द है। इस चीज ने हमारा बड़ा नुकसान किया है। समालोचना का नाम लेकर बहुत कुछ किया जा रहा है, उसमें से फिर एक चीज गायब हो जाती है सर। प्लीज मुझे अपने ढंग से उत्तर देने दीजिए। मैं समझता हूँ सर मुझसे सहमत होंगे। समालोचना में अच्छाई और बुराई दोनों बताई जाती है सर, आपकी बात मैं मानता हूँ। आदर्श स्थिति है, लेकिन उसके आड़ में उसकी कमियां निकाल दी गई। प्रायोजित आलोचना चलने लगी सर, तू मुझे खुजा मैं तुझे खुजाऊंगा। ये बड़ा कठिन काम है सर। हम आलोचना से चलेंगे, आलोचना के प्रतिमान लिखा गया है, समालोचना के प्रतिमान नहीं लिखा गया है सर। काव्य शास्त्रीय परंपराओं को निकाल करके समाज शास्त्रीय परंपराओं का प्रादुर्भाव कुछ इसीलिए किया गया है क्योंकि काव्य शास्त्र में व्यक्ति की पारंगतता न होना भी इससे बड़ा कारण है सर। मैं पूरे मनोयोग से और पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहता हूँ। ठीक है, आपने समाजशास्त्र डाल दिया, लेकिन समाजशास्त्र को परिभाषित नहीं किया। समाजशास्त्र के कई तरह के खेमे और खांचे हैं, आप कहाँ का समाजशास्त्र लेना चाहते हैं? क्योंकि साम्यवाद और समाजशास्त्र ये अलग अलग चीजें हैं सर। हमने क्या किया, हमने इसके आड़ में अपना गिरोह बना लिया सर। आपने समालोचना की बात कैसे करें न्याय समालोचक, सबसे पहला काम यह है समालोचना के टूल्स ढूंढ ले। टूल्स क्या है, उपकरण क्या है सर? किसी भी विधा में लिखी गई सामग्री का सबसे पहले उसका शिल्प, उसकी भाषा, उसकी रचना प्रक्रिया, उसमें दिए गए तथ्य। देखिए, मैंने टेक्स्ट की बात और क्राफ्ट की बात दोनों की है सर। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो क्राफ्ट को अलग नहीं कर सकते सर। और जैसे ही हम टेक्स्ट में आए, टेक्स्ट में 4 हिस्से हो गए सर। टेक्स्ट एक तो फैक्ट है, उस फैक्ट को हम रखते हैं और उस फैक्ट में हम क्या करते हैं कि कोटेशंस देते हैं कि हाँ मैं ही नहीं कह रहा हूं, ये भी कह रहे हैं, उसकी प्रामाणिकता के लिए। और कोटेशन देने के बाद हम उसमें परिवेश लेकर आते हैं, और परिवेश लेकर आने में ध्यान रखना होता है सर, हम ऐसी चीज का बिल्कुल जिक्र न करें जिसका उसमें उपयोग आगे चल के ना हो। और अंत में होता है सर अपनी कमेंट्री। हर रचनाकार की कमेंट्री प्रमुख होती है। आदरणीय साहब बेहतर जानते होंगे विष्णु साहब जिस चीज को, भट्ट जी, कि जब कभी हम सिविल सेवा की तैयारी करते हैं तो हमें केवल किसी एक लेखक विशेष की किताब अच्छी लगती है, जबकि उस विषय की लिखी सारी किताबों में तथ्य वही होते हैं, कमेंट्री अलग हो जाती है सर।
और उससे हमारा बिल्कुल। मेल बनता है। हम तैयार करने वो के लिए मेल बिल्कुल हमें ठीक कह आगे रहे हैं। बढ़ाता है सर। तो ये टूल्स हैं सर, टेक्स्ट, क्राफ्ट, भाषा, भाव, और उसके अलावा उसमें जो चीजें दी गई हैं, जब लास्ट में हम आते हैं तो हम उस रचनाकार की कमेंट्री पर टिप्पणी करते हैं। यही दिक्कत हो जाती है सर। यहाँ व्यक्ति बड़ा हो जाता है, रचनाकार बौना हो जाता है, और फिर व्यक्ति जो कहता है तो मुझे जानते नहीं, मैं क्या कर सकता हूँ। उसके बाद से मैंने संपादकों के कहे पर तो आलोचनाएं लिखी है सर, व्यक्ति के कहने पर नहीं लिखी। और आलोचना की 3 किताबें पाइपलाइन में है सर। मैं आकाशवाणी दिल्ली के रिव्यू पैनल में हूँ सर, हर तीसरे महीने 17 सालों से हूँ। 150 रेडियो वार्ताएं रखी हुई है बिना छपी हुई सर। वो छप गई तो आप कैसे कहोगे कितने समय में कैसे लिखते हो? वो तो मेरी मजबूरी है, पैसा मिलता है सर। दूरदर्शन के नेशनल चैनल पे कई कार्यक्रम, आदरणीय ये चीजें जीवन के, आप सबका आभार है कि आप मुझे अवसर देते हैं सर। वो अवसर जो आपने हमें दिया है, हम उसके कृतार्थ हैं, कृतज्ञ हैं पूरे मनोयोग से, क्योंकि कृतज्ञता की कोई भी शास्त्र भी हमें रास्ता नहीं बताता कि हम उसका प्रायश्चित कर सकें सर। थैंकफुलनेस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, थैंकलेसनेस से बचना चाहिए सर। ऐसा व्यक्ति कब गिरता है, उसका अवसान कब आता है, कुछ उसे पता नहीं चलता सर। और एक बात और कहना चाहूंगा सर, आपके प्रश्न से जोड़ता है, डॉक्टर हरदयाल से बड़ा कथा साहित्य का समीक्षक शायद कोई हो, उनसे मेरी बात हुई, मेरी एक किताब की उन्होंने भूमिका लिखी है। डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी से बात हुई, उन्होंने भी फ्लैट लिखे हैं मेरी किताबों पे। उन्होंने कहा एक चीज समझ लो, मैं हरदयाल जी की बात कर रहा हूं सर। उन्होंने कहा लोकप्रियता और दीर्घ जीविता में उल्टा संबंध। विलोमानुपाती। हमने कहा वो कैसे? हाँ, हमने कहा वो कैसे? कहे देखो, लोकप्रिय अगर हो गए तो उसकी एक लिमिट है, एक दायरा बन जाएगा सर। वो सुलभ नहीं रहोगे, अपने ही कॉम्प्लेक्स और डिप्रेशन में मर जाओगे। बिल्कुल। हमने कहा दीर्घ जीविता क्या है? कहे दीर्घ जीविता है चुपचाप काम करते रहो, समय को निर्णय लेने दो, खुद से उठा पटक करके अपनी रचनाओं पर लोगों के कमेंट और लोगों की वो मत मांगो, समय का इंतजार करो, समय निर्णय करेगा। एक छपी है तो कभी न कभी उसका निर्णय होगा, जरूर होगा। और उन्होंने एक बात और जोड़ी सर, बात चल रही है पता नहीं समय मैं कहां तक। उन्होंने कहा कि 1960 के आसपास गुलशन नंदा एक उपन्यासकार है सर, उनकी 1.5 लाख प्रतियां छपी। और उस समय ये चर्चा चली कि हिंदी साहित्य में कोई ऐसा रचनाकार है जिसकी एक साथ 1.5 लाख प्रतियां छपी हो। तो उस चर्चा में वो बात वही रह गई सर। लेकिन समीक्षा में एक पैनल बैठा और उस बात को फिर ले आए, तो ये कहा गया कि आज भारतवर्ष में कितने प्रकाशक हैं। ये तो जोड़ना कठिन है, लमसम बताइए, लमसम मान लीजिए 5,000, 6,000, 7,000। कोई ऐसा प्रकाशक है जिसने टैगोर को न छापा हो, शरदचंद्र को न छापा हो, प्रेमचंद को न छापा हो, प्रसाद को न छापा हो, निराला को न छापा हो? आपके एक गुलशन नंदा पे हम 1,000 साहित्यकार दे रहे हैं जिनकी करोड़ों प्रतियां छप चुकी हैं। ये दीर्घ जीविता है सर। क्या बात! ये आप अच्छी तरह मेरी बात, मैं जो कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, कहीं ना कहीं वो बात अगर आप तक पहुंच रही हो, और लोकप्रिय होने के चक्कर में हम वो सब खो देते हैं सर। मैं गोष्ठियों में जाना मैंने बंद कर दिया सर। 5 घंटे बैठे रहो तो 5 मिनट का समय मिलता है, उसी में कुर्ता खींचने लगते हैं। क्यों जाएं सर? हमारा अपना लेखन प्रभावित होता है। मैं स्वार्थी हूं इस मामले में, मैं नहीं जाता सर। मेरा संकेत समझिएगा सर। भाई हर रचनाकार को इस चीज पर स्वार्थी होना पड़ेगा, नहीं होता है तो अपने साथ अन्याय कर रहा है सर। माँ सरस्वती के साथ अन्याय कर रहा है, अपने लेखन के साथ अन्याय कर रहा है। आजकल जो चोरी चल रही है सर, ज्यादातर लोग, आपको एक बात और छोटी सी है सर मैं कहना चाहूंगा। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़े मंचीय कवि है, उनके पिताजी भी कवि थे। उन्होंने मुझे फोन किया कि हम जो है तुलसी जयंती मना रहे हैं, आप आ जाइए। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मैंने पता लगाना शुरू किया 2-4 लोगों को फोन करके, ये कार्यक्रम क्या है।
कहे इस कार्यक्रम को एक व्यक्ति तो प्रायोजित कर रहा है, जो प्रायोजित कर रहा है उसे सबसे बड़ा वाला पुरस्कार मिलेगा। 3 हिस्से हैं। पहले ही बता कुछ लोग भाषण देने के पुरस्कार लेंगे, कुछ लोग काव्य पाठ करने के पुरस्कार लेंगे, और कुछ लोगों को उनके कृतित्व पर पुरस्कार दिया जाएगा। मैंने थोड़ी देर बाद उन्हें फिर से फोन किया, हमने कहा आदरणीय ये बताइए इस कार्यक्रम में मुझे आना किस हैसियत से? तो नहीं हैसियत क्या, आप मतलब तुलसीदास तो विश्व के गुरु हैं, विश्व के कवि हैं, और उनके कार्यक्रम में आप मना नहीं करोगे? हम कहा हाँ उनके कार्यक्रम में तो नहीं मना करूंगा, लेकिन ये कार्यक्रम आपका है उनका नहीं, आप उनके नाम को बेच रहे हैं। तो कहें आप अपनी हद से आगे जा रहे हैं। हम कहा अभी और आगे जाऊंगा, आप संभालिएगा अपने आप को। आपने 3 श्रेणी बनाई है, जिन लोगों को कृतित्व के लिए सम्मानित कर रहे हैं उनकी आज तक एक भी किताब नहीं छपी, कहीं किया नहीं है, आपको 5-5 हजार रुपया चंदा दे दिया तो आप उनको सम्मानित कर रहे हैं। आप जिनसे भाषण दिलवा रहे हैं उन्हें मैं इस योग्य नहीं समझता कि मैं उनके भाषण सुनने के लिए इतनी दूर चल के जाऊं, और जिन्हें कवि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं वो चोरी की रचनाएं पढ़ते हैं। वो भी नाराज हो गए सर। मैंने अगर कुछ गलत कहा हो तो माफी चाहता हूँ सर, लेकिन उस कार्यक्रम में मैं नहीं गया, और मैंने कहा आगे से मुझे बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा आपको मैं टीवी पर पढ़वाऊं। हाँ सर। डॉक्टर साहब, बात आलोचना और समालोचना से शुरू हुई थी और बहुत लंबे दूर तक पहुंच गई। वही है, दृष्टि थोड़ा ब्रॉड करिए सर, वही है। जब तक हम घर की सफाई नहीं करेंगे कैसे आगे चीजें होंगी सर? आपने हम पूरी तरह आपके कहे पर केंद्रित हैं। बिल्कुल वही है, क्योंकि आप तो इतने विद्वान, आप इतने सब साहित्य के देता है कि आपको हम कई दिन तक सुन सकते हैं। ये समालोचना का विषय ही पूरा 3 दिन तक इस पर बोल सकते हैं, मैं जानता हूँ इस बात को, लेकिन हमें पर कम से कम 5 बैठक कर सकते हैं। मैं वही कह रहा हूँ सर। तो हमें सर इस गंगा में से थोड़ा थोड़ा छींटे चाहिए जिससे हम पवित्र हो जाएं। तो आदरणीय, गंगा के अवतरण के कारण मुझसे बड़ा आप हैं, आपसे छूटती है तब हमें मिलती है महाराज। नहीं सर, आप तो संगम के निवासी हैं सर, संगम के निवासी हैं तो बिल्कुल आप सही है सर। संगम के लिए आपको हमारे यहाँ आना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं जा चुका हूँ, आऊंगा फिर दोबारा ईश्वर ने चाहा तो। बड़प्पन आपका जी। मैं निवेदन ये कर रहा था सर कि आपने जितनी विधाओं में लिखा है, वैसे तो साहित्यकार से पूछना बेमानी है मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछने की दृष्टता कर रहा हूँ कि सबसे आपके दिल के करीब कौन सी विधा है सर इनमें से? सर सबसे दिल के करीब जो है वो गीत है सर। वाह। तो उन गीतों में सर जो सबसे है वो श्वास है। जी जी। तो जो गीत सर आपके दिल के करीब है, और उन सारे गीतों में से भी जो गीत सबसे ज्यादा दिल के करीब है वो सर हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे सर आपके मुंह से। सर बड़ी बड़ी कठिनाई में डाल दिया आपने ये निर्णय करना, क्योंकि जैसे ही आप सबसे ज्यादा करीब कहते हैं ना, बाकी को दूर मैं नहीं कर सकता सर। उनका भी एक नई रचना सुनाने की आप अनुशंसा और आदेश कर सकते, मैं सुना दूंगा सर, लेकिन इस कठिनाई में मुझे मत डालिए। एक कवि की सारी रचनाएं उससे प्रिय होती हैं, अपने बच्चे हैं सर, हमारी औलाद है ये। मैंने इसीलिए सर पहले कह दिया था कि ये पूछना धृष्टता है, मैंने इसलिए पहले ही माफी मांग ली थी सर। मुझे मालूम था कि आपका सर पूरी विनम्रता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि एक रचनाकार की सारी रचनाएं, आज की डेट में 800 गीत मेरे पास है, 800, तो उसमें से हम किसी को सर्वश्रेष्ठ नहीं कर सकते। आप कर सकते हैं सर, आप किसी पंक्ति को दोहरा करके आप ये कह सकते हैं मेरे लिए अपनी सारी रचनाएं सर्वश्रेष्ठ। सर उन 800 में से कोई सी एक सुना दीजिए। तो क्षमा करिएगा। नहीं आप ठीक कह रहे हैं सर, मैं भी आपसे सहमत हूँ। अब उन 800 में से कोई सी एक सुना दीजिए। मैं कोशिश करता हूँ, आपके सामने रखता हूँ सर। जी सर, जी सर। थोड़ा आगे आइएगा सर, कैमरे में थोड़ा आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल साहब, बिल्कुल। तहत में सुनाता हूँ इस बार सर। हाँ, उसमें जल्दी हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। अंतर मन की उपमा, मेरे अंतर मन की उपमा इतनी सुमधुर हो जाती है, मानो जीवन की वीणा के तार विझंकृत हो जाए।
रंग बिखरते रंग चमकते रंगों में ही रंग भरे हैं। धीमी धीमी मदिर हवाएं इतनी सुरभित हो जाती हैं, मानो कोई तुच्छ समीरण चंपक वन में खो जाती हैं। ऐसा लगता जैसे उनके स्पर्शों में अंग दहे हैं। अहसासों में बेसुध गुम्फन, एहसासों में बेसुध गुम्फन रोज यहाँ पर हो जाता है। सुमन लता पर गदराया सा नव यौवन जब खिल जाता है। एक सुनहली सी आभा में रस भीने मकरंद बसे हैं। क्या बात। पूछ रहा हूं मैं झरनों से मेरी पलकों में क्यों उतरे। आदरणीय, पूछ रहा हूं मैं झरनों से मेरी पलकों में क्यों उतरे। हिम की चादर लिपट रही है सर, आपको समर्पित, आप तीनों माननीयों को समर्पित। हिम की चादर लिपट रही है ऊंचे पर्वत के श्रृंगों पर। हिम की चादर लिपट रही है ऊंचे पर्वत के श्रृंगों पर। जैसे मकरंदी फूलों की सौरभ छाई है भृंगों पर। मेरी मैली चादर धोने यायावर तुम कैसे निकले। पूछ रहा हूं मैं शिखरों से मेरी मिट्टी में क्या रखा। नील गगन को तुम छूते हो मेरी हस्ती में क्या रखा। पर्वतमाला के शिखरों से कितना पानी लेकर उतरे। अभी गंगा जल की बात आपने कही तो मैं एक तरफ नहीं करना चाहता, वो सबको एक साथ ले आना चाहता हूं। चारों तरफ तुम्हारे चर्चे, चारों तरफ तुम्हारे चर्चे कितने लोगों में होते हैं। एकाकी हो या समूह में, एकाकी हो या समूह में सबके आभासी होते हैं। मेरे गीतों की धुन सुनने बोलो कितने पंछी निकले। और देखो दुनिया में कितने ही आकर्षण है यहाँ वहां पर। जो शब्दों की शक्ति है सर, या शब्दों का जो गुण है, जब हम उनकी तरफ चलते हैं तो प्रसाद हो, जब माधुर्य के साथ साथ अभिधा में बातें कही जाती हैं, लक्षणा में भी बातें होती हैं, और कहीं आगे जब हम बढ़ते हैं तो परावाणी में भी चीजें जाती हैं। और ये चीजें जो हैं अभिधा में कही गई सीधी बातें होती हैं, लक्षणा में व्यंजना में वो बातें घूम जाती हैं। तो देखो दुनिया में कितने ही आकर्षण है यहाँ वहां पर। मैंने जो कुछ देखा वह है, नहीं जगह है यहाँ वहां पर। मेरे पलछिन की पुकार पर, मेरे पलछिन की पुकार पर देखो कितने आकर निकले। और मेरे अंगों में तुम देखो कितनी राख बची है अब। मेरे अंगों में तुम देखो कितनी राख बची है अब तक। भाव भरे उन्नत ललाट की कितनी साख बची है अब तक। बहुत इतना सब कुछ हो जाने पर, इतना सब कुछ हो जाने पर हिमनद बोलो कैसे उतरे। हिमनद बोलो कैसे उतरे। पूछ रहा हूं मैं झरनों से मेरी पलकों में क्यों उतरे। ये गीत हुआ सर आपके सामने। मेरे पलकों में क्यों, बहुत सुंदर। मेरे पलकों में क्यों, नए बिंबों को छुआ। आभार सर आपका। आपका नाम सर, मैं जब शुरू में आपका मेरे पास नाम आया तो मेरे मुंह से अचानक जयशंकर प्रसाद निकलने लगा सर। तो अरे सर सर वो ऊंचाई जीवन भर मुझे प्रेरित रखती है। कभी मैं उन्हें छू नहीं पाया, लेकिन छूने का प्रयत्न जरूर रहेगा। आदरणीय जोशी साहब, पहली कहानी मैंने लिखी थी तो मुझे ये भरोसा नहीं था कि दूसरी लिख पाऊंगा। आज 104 कहानियों का लेखक हूं। और अब मेरा लक्ष्य मुंशी प्रेमचंद की 301 कहानियां हैं। पूरी कर पाऊं न कर पाऊं अगला जन्म लूंगा सर। भारतीय मनीषा और भारतीय परंपरा का पूरी तरह से पालन करने वाला हूँ। जो इस जन्म में लिखा गया अगले जन्म में लिखूंगा सर। हो सकता है कहीं न कहीं से।
हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप सबसे ऊंचे साहित्य के सोपान पर पहुंचे। जोशी सर कुछ सवाल पूछ रहे। नहीं, मेरा सवाल, चूंकि अब हम जयशंकर हम बस कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं। ठीक है साहब। मैं आपसे पूछना ही चाहता था कि आप हिंदी के एक बहुत बड़े सम्मानीय साहित्यकार हैं, तो हिंदी का देश में और देश के बाहर जो पितृपक्ष चल रहा है, पितृपक्ष जिसको हम हिंदी पखवाड़ा कहते हैं जी है, उसमें ये पूछता जी है सर। कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, इसलिए हम कर रहे हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है? सर मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ। ये हिंदी का श्राद्ध करने जैसा है। और कुछ और कहना है क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं समझता हूँ उत्तर हो गया सर। आपने सर दो बड़ी किताबें लिखी हैं। क्रांतिवीर आजाद करके आपका महाकाव्य है, और दूसरा आपका जो हाँ है सर, जो खंड काव्य है अल्लादीनी करके आपने खंड काव्य भी जी। लिखा है सर। तो क्या किन विषयों ये पर राधा रानी महाकाव्य? जी, जो महाकाव्य है सर, आपको आश्चर्य होगा, चंद्रशेखर आजाद मेरे प्रिय पात्र हैं बचपन से। वाह। और जब कभी किसी व्यक्ति में, प्रणाम सर, जब कभी किसी व्यक्ति में वाल्मीकि की तरह छंद का और काव्य का प्रस्फुटन होता है, तो वो व्यक्ति सबसे पहले अपने प्रिय पात्र पर कुछ लिखना चाहता है। मैंने पहले हिम्मत इसलिए नहीं की कि मैं परिपक्व नहीं था सर। जब मुझे लगा कि अब मैं कुछ लायक बन गया हूं, तो मैंने आजाद पर 12 सर्गों का महाकाव्य लिखा, और लिख करके बाबूजी उस समय थे डॉक्टर शंकर देवोत्रे, उन्होंने मुझसे कहा कि इस महाकाव्य का शोधन मैं नहीं करूंगा। हमने कहा बाबूजी फिर किसके पास जाऊं? कहे वो मैं बताऊंगा। उन्होंने मुझे भेजा आदरणीय बिशनलाल गौड़ जी के पास। भारतवर्ष के संस्कृत के बड़े विद्वान है वो। बिशनलाल गौड़ जी के पास उन्होंने कहा जाओ, और वो अधिकृत है इस समय। अगर कोई इस काव्य पर हाथ लगाने की स्थिति में है तो आदरणीय बिशनलाल गौड़ है। तो मैंने कहा कि ठीक है बाबूजी, मैं जाता हूं उनके पास। मैं गया तो मुझे उन्होंने अटेंड नहीं किया। 80-85 साल, 87 साल के व्यक्ति। उन्होंने कहा मैं क्यों तुम्हारे इस काव्य को सुधारूं, या इस पर मैं क्यों चर्चा करूं? तो मैंने कहा सर, मैं आपकी परंपरा का बालक हूं, मैं आपके पास पूरे विनम्रता से हाथ जोड़ के आया हूं, आप इसको एक बार देख लीजिए, नहीं आप मान्यता देंगे इसको रिजेक्ट कर दीजिए। कहे मैं रिजेक्ट करने में विश्वास नहीं रखता, अगर इसमें कमी लगी तो मुझे सुधरवाना पड़ेगा। तो हम कहा सर इसीलिए तो आपके पास भेजा गया हूं। कहे हाँ, किसने भेजा है तुम्हें? तो मैंने कहा कि आदरणीय शंकर देवोत्रे ने। उन्होंने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। कहे आज मुझे अपना कर्जा उतारने का समय मिल गया। हमने कहा वो कैसे? कहे 1970 और 72 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह पर मैंने संस्कृत में 2 महाकाव्य लिखे थे, और उसे डॉक्टर अवसरे ने सुधारा था। आज उनका शिष्य, उनका मानस पुत्र मेरे पास आया है, मैं अपना कर्जा उतार पाऊंगा। बेटा बैठ जाओ, तुम मेरे लिए बहुत बड़ी नेमत हो भगवान। सर देखिए इस तरह से चीजें होती हैं। अवसरे जी ने ये नहीं बताया था कि उनकी किताब मन से सुधारेंगे। ये बड़प्पन है। हाँ भट्ट साहब। बहुत बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार। यही है, यही छोटी छोटी बातें जो आदमी को बड़ा बनाती हैं। और आह्लादिनी में राधा जी पर है सर। शुरू में एक प्रश्न था ना, कृष्ण जी को सब अपने ढंग से व्याख्यायित कर रहे हैं, लेकिन राधा जी को लेकर के वो आह्लादिनी इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण की शक्ति वो है जी। जैसे शिव की शक्ति माँ पार्वती है जी, वैसे ही भगवान कृष्ण की शक्ति जो है वो राधा जी। तो उनका आराध्य रूप लेकर के मैंने ये काम करने का प्रयत्न किया है सर। और देखिए वो तो समय बताएगा, लेकिन आज आपने चर्चा की तो वो मैंने आपके सामने रखा। बढ़िया बढ़िया। हेमंदा, आप कुछ और सर से कुछ चर्चा करना चाहेंगे किसी विषय पर?
सर मेरी ये गुजारिश है कि एक दिन सर को और बुलाया जाए। मतलब इतना अध्ययन सर और इतना इंटरप्रिटेशन सर ने हमको दिए हैं, लगता है कि हर विषय पर एक दिन व्यापक चर्चा के लिए और बुलाया जाए। आज तो मन बिल्कुल अभी नेट में चला गया था ना जी कोई, तो उसका फोन आया कि सर को मुझे सुना दीजिए। मैं ऐसे फिर ऑडियो उनको सुना रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ऑडियो रखा है, शायद उनके यहाँ नेट चला गया हो, तो लोग अभिभूत हैं सर। जोशी सर। सर मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जी भट्ट साहब। बढ़िया सर। जी मैं सर आपके पास, क्योंकि इतना सारा साहित्य है सर कि मैं उस पर चर्चा करूं, जितनी चर्चा करूं उतना कम है। और जैसा हेमंत ने भी कहा कि आपको सुनने के लिए बहुत ज्यादा समय हमको चाहिए, क्योंकि हम आपकी कहानियों पर बात नहीं कर पाए, आपकी लघु कथाओं पर बात नहीं कर पाए, आपकी जो संपादन की विधा है उस पर भी हम बात नहीं कर पाए। और मैं जहां तक अभी जोशी सर को सवाल पूछेंगे, लेकिन मैं आपको देख के सर एक आइडिया लगा सकता हूँ कि आप संपादक बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी बेरहमी से कैंची चलाते होंगे खराब रचनाओं पर। सर संपादन ऐसा किया है कि उस संपादित कृति में मैं ही नहीं, तो वाह। 7 कलाकारों का भी सप्तक मैंने संपादित किया है। और उसके लिए 24-25 लोगों की रचनाएं मंगाई, और 7 लोग तो जैसे तैसे ठीक हैं, बाकी बचे हुए लोग नाराज हो गए कि जब छापना नहीं था तो मंगवाया क्यों। लेकिन सर इसमें समझौता नहीं है सर, समय को क्या जवाब देंगे सर, हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं। सही बात। वो आपको देख के, आपके व्यक्तित्व को देख के मैं समझ गया था कि आप संपादक बड़े कठोर होंगे। कवि तो बहुत सहृदय है, लेकिन संपादक बहुत कठोर है। जी जोशी सर कहीं न कहीं नारियल के ऊपर छिलका कठोर ही होता है सर। जी बिल्कुल। जोशी सर कुछ बोलिए। फिर मैं ये कहना चाहता था कि 108 एपिसोड्स में आज का एक एपिसोड ऐसा था जिसमें मतलब इतनी गहन चर्चा थी कि कोई इधर की नहीं, कोई उधर की नहीं, और सब अभिभूत थे। और ऐसा लग रहा था कि बात सुने और सुने और सुने और सुने और संस्करण सुने। तो इसलिए डॉक्टर जयशंकर जी, हार्दिक नमन। सर प्लीज माँ सरस्वती को नमन हम सब मिलकर करें सर, ये उनकी कृपा है सर। सुना उमा एह जगत में, आदरणीय जोशी साहब, सुना उमा एह जगत में ज्ञानी मूढ़ न कोय, जय जस रघुपति चहत है सो पसतहि क्षण होय। ये तो प्रभु की कृपा है सर। जन्म मृत्यु सब दुख सुख होगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल करम गति होहि गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपजश। इनमें से एक आप इस समय मेरे ऊपर आरोपित कर रहे हैं सर, वो मेरा नहीं, वो उन प्रभु का है, उन्होंने किया हुआ है, मेरी क्या दिशा है सर, एक शब्द बोल सकूं मैं। बहुत अच्छा सर। आपकी विनम्रता के हम सब कायल हैं और ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी ऐसा ही बने। जी सर, जोशी सर। जब हमने महाकाव्य की बात की कि चंद्रशेखर आजाद, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं एक छोटा सा लेख पढ़ा था मैंने कि किस तरह चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी बने और उनके पिता सख्त खिलाफ थे इसके। वो घर में घुसते थे और माँ जागती रहती थी, और माँ को जब ये पता चला कि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु हुई तो कहते वो इतना रोई कि उनकी आंख से खून निकला। और पूरा इलाहाबाद, पूरा प्रयागराज जो था वो तो मेरे को तो आज जब इन्होंने ये कहा कि मैंने महाकाव्य लिखा, तो मेरी तो बड़ी इच्छा हो रही कि कभी जाऊं और दरियागंज से इनका महाकाव्य खरीद के लाऊं, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आदरणीय थोड़ा सा कहूंगा इस पर जी। इस महाकाव्य को रचने में मैंने इलाहाबाद में पुराने गजट निकलवा कर देखे, बहुत अच्छा। और आपको आश्चर्य होगा, बहुत सारे मुद्दों पर मैं आज भी नहीं बोल सकता सर जो मेरे सामने आए। अच्छा। गांधी से जुड़े, नेहरू से जुड़े, भगत सिंह से जुड़े, सुभाष से जुड़े
साहित्यों में से फुटनोट निकालना पड़ा, छोटे 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 छोटे। क्या और बात। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर मैं नहीं बोल सकता सर, क्योंकि साहित्यकार हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं। लेकिन मेरा इशारा आप समझ रहे हैं, समझ गया, समझ गया। और वो सत्य है सर, जो आप समझ रहे हैं उसका मेरे पास एविडेंशियल प्रूफ है सर, वो सत्य है। हाँ, कर्नलगंज थाने से पुराने गजट निकलवा के वो सारा कुछ, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं सर, हम उस पर नहीं जाएंगे, हमारा काम वो नहीं है, हमें अपनी सीमा याद है। जी सर। नहीं सर, मेरे को तो रोना आता है। मैं मतलब खाते वक्त एक छोटा सा ग्रास जो है वो इस देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों के लिए रखता हूँ, या उनके माता पिता के लिए रखता हूँ, उनके रिश्तेदारों के लिए रखता हूँ, कि हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते इस युग में कि उन्होंने हमारे लिए क्या किया। और इसलिए सर कभी कभी हमारा घराना इसलिए बड़ा है, इसीलिए हमारा घराना बड़ा है सर, हमारे ये पुरखे हैं, इनके कारण हम बड़े हैं सर। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इन्हीं को भूल बैठे हैं लोग, पता नहीं कहाँ जाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या उनके मन से है। आपने कहा आप एक ग्रास, मैं तो संपूर्ण पुस्तक उन्हीं को समर्पित कर दिया है, माता जगवंती देवी और सीताराम तिवारी को। सर ये हमारी जिम्मेदारी है, हम कब तक भागेंगे? ये हमारी जिम्मेदारी, हमने शब्द पुष्पों से उनका अर्चन किया है सर, उनका पूजन किया है, उनको नमन किया है, उनका अभिनंदन किया है, उनको अपने शब्द सुमनों द्वारा अपना तर्पण दिया है सर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं सर। वो रामधारी सिंह दिनकर जी की शायद पंक्तियां हैं आप जैसे लोगों के लिए, उन्होंने लिखी थी कि तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर, पाते हैं जग से प्रशस्ति अपने कर्तव्य दिखलाकर, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। तो आप भी उन साहित्य के वीरों में हैं सर, जो इतिहासों में लीक खींच रहे हैं। कोशिश है सर। चलिए जब आप लोग कहते हैं तो थोड़ा बोध होता है, मुझे नहीं लगता सर, क्योंकि मेरे बड़ों ने ये कहा है कि कभी सब कुछ पालना लेकिन मुगालता मत पालना, भ्रम में मत जीना। तो वो मैंने कभी नहीं किया सर, हमेशा मैं अपने को जीरो पर ही समझता हूँ। हर नए प्रोजेक्ट में पूरे ईमानदारी से लगता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा से अच्छा है, और सीखने को हर घड़ी तैयार रहता हूँ सर, अबोध बालक की तरह। चश्मा कहाँ गया आज? बढ़िया आज चश्मा कहाँ गया जी। आज चश्मा कहाँ गया? क्या? अच्छा आया चश्मा, ऑफिसर, हाँ आया वो, ऑफिसर। अच्छा वो चश्मा। हाँ सर बताएंगे, उसका जवाब बता दीजिए सर। और फिर विजेता आज के हैं रजनीकांत शुक्ल जी दिल्ली से। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, और निश्चित तौर पे बड़े भैया को जाना चाहिए जी। उसका प्रश्न का उत्तर विस्तार से आप बता दीजिएगा सर। बिल्कुल सर। सबसे चर्चा होगी अभी बताऊं सर? हाँ सर, ये जी, सवाल जी। रहा सर। इस पे चर्चा हो गई थी हमारी, आप सुन लेते हैं। हाँ हाँ। उत्तर कितने सही आए सर इसके? उत्तर तो एक भी ठीक नहीं था। उत्तर तो शायद किसी ने दिया नहीं, क्योंकि पहले ही प्रोग्राम के पहले ही हमने आंसर बता दिया था। नहीं सर, ये शुक्ला जी ने दे दिया था पहले ही। अच्छा, रजनीकांत शुक्ला जी ने दे दिया था। बहुत बढ़िया। ठीक। रजनीकांत शुक्ला जी ने हमारी चर्चा से पहले जवाब दे चुके थे वो। बहुत बढ़िया, बहुत जी 7:10 पर 7:10 पर बहुत 7:10 पर ही हमने 7:09 पर सवाल पोस्ट किया, और 7:10 पर शुक्ला जी का जवाब आ गया सर। बिल्कुल ठीक, सुपरसोनिक लाइट की स्पीड। ओके, जी सर, रजनीकांत को बधाई। रजनीकांत जी जीते आज, रजनीकांत जी को बहुत बहुत बधाई। अच्छी बात है। जी रजनीकांत जी से अनुरोध है कि अपना डाक का पता भेजिए। रजनीकांत जी के होने से राजेंद्र प्रसाद उपाध्याय जी ऐसे, मतलब हमारे कई श्रोता ऐसे हैं, मनोहर चौमोली जी हो गए, मोहन चौहान जी हो गए, मतलब जो बड़ी सार्थक और बड़ी सकारात्मक टिप्पणी करते हैं। बिल्कुल। और हम, अच्छी बात है। तो सर आप हमारे शो में आए, आपका हम इससे पहले कि धन्यवाद ज्ञापित करें, लेकिन एक आपका जो आपने जिस तरह से शोध कार्य किया, फिर इतना बड़ा महाकाव्य लिखा,
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे चंद्रशेखर आजाद इस देश में आपके महाकाव्य को पढ़ करके पैदा होंगे, निकलेंगे, और जो दूसरी आज़ादी की लड़ाई है उसमें अपना योगदान देंगे, क्योंकि देश अभी एक मतलब सत्ता हस्तांतरित तो हुआ है लेकिन आजाद नहीं हुआ। कौन आजाद हुआ, किसके क्या है सर, एक कुछ लाइन है मुझे भी ठीक से याद नहीं आ रही है, मैं बहुत भावुक हो रहा हूँ जी। अली सरदार जाफरी साहब जो हमारे प्रिय शायर हैं जोशी सर के, सर वो सुना दीजिए जरा, आपको कुछ लाइनें याद हो तो। कौन आजाद हुआ। चलिए सर शुक्ल सर, हम कार्यक्रम के बिल्कुल अंतिम सेगमेंट में हैं और मैं अभी कोई बात महत्वपूर्ण छूट रही हो, कोई छोटी कोई कहानी या कोई कविता आप सुनाना चाहते हो या कोई संदेश देना चाहते हो, तो सर आपका स्वागत है, फिर हम समापन की ओर जाएंगे। सर संदेश देने की स्थिति में तो मैं अपने को नहीं पाता, लेकिन आप अगर आदेश दे रहे हैं तो आपके इस आदेश पर मैं जरूर कुछ कहना चाहूंगा। सर दुनिया में किसी भी चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। बिल्कुल। जब कभी हम शॉर्टकट के चक्कर में पड़ते हैं वहीं से हम स्वयं शॉर्ट हो जाते हैं। लघु रास्ते चुनने की होड़ हमें छोड़ देनी चाहिए। परिश्रम का कोई जवाब नहीं है। हमें एक लाइन लिखना है तो 100 लाइन पढ़ना पड़ेगा सर। हमारे पहले क्या लिखा जा चुका है, कितना लिखा जा चुका है, किन विषयों में लिखा जा चुका है, किन विधाओं में लिखा जा चुका है, लिखने वालों के बारे में क्या हम जानते हैं। जब तक हम इसे नहीं जानेंगे सर, निश्चित तौर पे हम स्वयं को स्थापित नहीं कर पाएंगे। जो नया व्यक्ति है, साहित्य में है, सबसे पहले तो वो अपने आप को पहचाने, और उसकी पहचान तब होगी जब वो जानेगा कि हमारे पूर्व क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के 4 उपन्यास हिंदी साहित्य के चारों वेद हैं सर, मेरे अपने विचार से। सबसे पहले व्यक्ति को उन्हें जरूर पढ़ना चाहिए अगर वो लेखन में उतरना चाहता है, ये मेरा मानना है सर। आचार्य शुक्ल के निबंध पढ़ने आवश्यक है सर। महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख पढ़ने आवश्यक है सर। गुरुभक्त सिंह भक्त की कविताएं पढ़नी आवश्यक है सर। राम नरेश त्रिपाठी के महाकाव्य पढ़ने आवश्यक है सर। अब नंबर आता है प्रेमचंद और प्रसाद के स्कूल की सर, इन्हें पढ़ना इसके बाद जरूरी है सर। और काव्य रचना करना है तो निराला को पढ़े बिना कोई कवि नहीं बन सकता सर, मेरा जो मानना है। बिल्कुल। दिनकर को पढ़ना, नरेंद्र शर्मा को पढ़ना, जानकी वल्लभ शास्त्री को पढ़ना, शिवमंगल सिंह सुमन को पढ़ना। जब तक हम इन्हें नहीं पढ़ते सर, क्या लिखा गया है हमें नहीं पता है। मैथिली शरण गुप्त को नहीं पढ़ते, अकेला रचनाकार जो द्विवेदी युग में भी था और नई कविता में भी। युग जयी काल जयी रचनाकार यही होते हैं सर। मैथिली शरण गुप्त जी को कहा जाता है जिनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशन से मना कर दी गई हो, और उसके बाद भी वो उन्हें गुरु मानते रहे होंगे कि नहीं नहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी मेरे गुरु हैं। और उसके बाद पूरा का पूरा दौर पार करके उन्होंने 1900 से 1918 तक का दौर पार किया, द्विवेदी युग। 1918 से 36 तक छायावाद, उत्तर छायावाद, प्रगतिशील कविता, प्रयोगवादी कविता, प्रयोगवादी कविता के बाद नई कविता, डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी, फिर उसके बाद समकालीन कविता, आधुनिक कविता, अकविता। ये बहुत विशद है सर। बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका इस शो में आने के लिए हमारे सभी मेहमानों की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से बहुत ही विनम्रता और कर्मठता के साथ आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आप आए और आपने इतनी गूढ़, इतनी ज्ञानवर्धक बातें इतनी सहज सरल भाषा और शब्दावली में हम सबके सामने प्रस्तुत की। ये अनुकरणीय है सर, और आपकी विनम्रता जो है वो बहुत अद्भुत है। मित्रों, कल शाम 7 बजे द टीचर शो के 109वें एपिसोड में हम रांची में होंगे, झारखंड में होंगे। कल झारखंड से हमारे साथ एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ध्रुपद गायक इस शो में जुड़ेंगे। उनका नाम है आदरणीय शैलेंद्र कुमार पाठक जी।
जिन्होंने भारत में ही नहीं विदेशों में भी अपने ध्रुपद गायक की धूम मचाई हुई है। जी, कल शैलेन पाठक जी का हम ध्रुपद गायन सुनेंगे और संगीत और शिक्षा के संबंध में उनसे बहुत सारी चर्चाएं करेंगे। तो ठीक शाम 7 बजे हमसे जुड़ना मत भूलिएगा। हमारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और शिक्षक शैलेन कुमार पाठक जी को सुनने का सौभाग्य हमें मिलेगा। आज के लिए हम पुनः आभार ज्ञापित करते हुए हमारे आज के अतिथि डॉक्टर जयशंकर शुक्ल जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सर, बहुत सारे कमेंट आए हैं डॉक्टर साहब, हम समय के अभाव के कारण आपको सुनने में इतना तल्लीन थे कि उनका नाम नहीं ले पाए। कश्मीर से लेकर के गुजरात तक और बंगाल से लेकर के हर राज्य से लगातार कमेंट्स आ रहे हैं हमारे शो में। हम बात बीच बीच में स्क्रीन पर ला रहे थे लेकिन चर्चा का उन पर समय नहीं हो पाया, उसके लिए माफी चाहते हैं। तो बहुत अद्भुत आपका सर सत्र रहा। फिर कोशिश करेंगे फिर कभी आपका सानिध्य पा सकें, फिर कभी आपसे सुन सकें, आपके बहुत सारे नवगीत और कुछ कहानियों पर चर्चा कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम को मिलते हैं मित्रों ठीक 7 बजे द टीचर शो के एपिसोड नंबर 109 में। तब तक हम सबको अनुमति दीजिए। नमस्कार। The Teacher's Show. The Teacher's Show है ये सरकार। The Teacher's शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार, द टीचर्स शो है ये सरकार। यहाँ हर टीचर सरकारी है और ये सबसे असरकारी है, असरकारी है। हमारा शो सब पर भारी है, ये जब से शुरू हुआ जारी है, जारी है, जारी है। द टीचर्स शो है ये सरकार। चलो जी हो जाओ तैयार, चलो जी हो जाओ तैयार। द टीचर्स शो है ये सरकार।